गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे ए.के. खुराना कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी के सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है द फिजियोलॉजी ऑफ आई एंड विजन। एक नॉर्मल विजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारी आई हो वो नॉर्मल हो, जो हमारा ऑप्टिक ट्रैक्ट है वो नॉर्मल हो, या जो ऑप्टिक पाथवे है वो नॉर्मल हो, और जो कनेक्टिंग हमारा जो जहाँ से वो विजुअल कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होता है और जो उसके एसोसिएटेड एरियाज़ होते हैं वो सब कुछ नॉर्मल हो। अगर ये सब कुछ नॉर्मल होगा तभी एक इंडिविजुअल एक नॉर्मल विजन अचीव करता है। तो उसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। जो रिफ्रैक्टिव मीडिया होता है, रिफ्रैक्टिव मीडिया, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट अगर एक मीडिया 1 से मीडिया 2 में पास हो रही है तो जो चेंज होता है उसके एंगल में जो या उसका जो डिविएशन होता है लाइट का, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, राइट। जैसे मान लीजिए ये एयर है, लाइट आती है और ये वाटर में पास होती है, तो ये वाटर में से स्ट्रेट पास नहीं होगी जबकि थोड़ी सी डिविएट हो जाएगी। तो ये जो डिविएशन होता है इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विथ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्टिव मीडिया होता है हमारी आई का, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए दैट द रिफ्रैक्टिव मीडिया शुड बी क्लियर, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा तो लाइट पास नहीं होगी, और लाइट पास नहीं होगी तो हमें एक नॉर्मल विजन अचीव नहीं होगा। तो क्लैरिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्री रेक्विजिट फॉर नॉर्मल विजन। ये हुई पहली बात। द सेकेंड थिंग दैट इट शुड बी एवैस्कुलर। अगर हमारा रिफ्रैक्टिव मीडिया जो भी हमारे कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसके बारे में हमें बात करेंगे, अगर उसमें कोई भी वैस्कुलर होगा तो वो चीज़ हमारी क्लियर या ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाएगी। जैसे अगर हमारा पानी है, अगर हम उस पानी में रेड कलर घोल देंगे, पानी के तो आर पार हम लोग देख लेते हैं, लेकिन अगर उसमें हम रेड कलर घोल देंगे तो उसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव मीडिया शुड बी एवैस्कुलर, ओनली देन वी कैन अचीव अ क्लियर रिफ्रैक्टिव मीडिया। अब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो रिफ्रैक्टिव मीडिया या रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ आई बनाते हैं? द फर्स्ट थिंग इज द टीयर फिल्म। अब टीयर फिल्म की एज वी ऑल नो 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है लिपिड, दूसरी होती है एक्वस और तीसरी होती है म्यूसिनिया म्यूकस। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, लिपिड, एक्वस और म्यूसिनिया म्यूकस लेयर। तो सबसे पहला हमारा जो रिफ्रैक्टिव सरफेस का जो पार्ट होता है टीयर फिल्म होता है। सेकेंड हमारा कॉर्निया होता है। कॉर्निया एज वी ऑल नो, कॉर्निया भी एवैस्कुलर होता है, एक्सेप्ट ये जो पेरिफेरल या लिम्बस के पास की जो 0.5 मिलीमीटर का जो जोन होता है उसको छोड़ के कॉर्निया इज एन एवैस्कुलर स्ट्रक्चर। अगर कॉर्निया में वैस्कुलराइजेशन हो जाता है, चाहे वो सुपरफिशियल वैस्कुलराइजेशन हो या वो डीप वैस्कुलराइजेशन हो, तो हमारी कॉर्निया क्लियर नहीं रहती है। फिर आता है हमारा एक्वस ह्यूमर, जो कि एक वाटर लाइक होता है। फिर हमारा आता है लेंस। लेंस अगर क्लियर है इट्स वेल एंड गुड, अगर लेंस क्लाउडी होने लगता है तो वो कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। और फिर आता है हमारा विट्रस ह्यूमर, राइट। तो 5 चीज़ें होती हैं जो कि हमारा रिफ्रैक्टिव सरफेस बनाती हैं: टीयर फिल्म, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस और विट्रस ह्यूमर। फिर हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ कॉर्निया की, कि अगर हम कॉर्निया की फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमें पढ़नी होती हैं और जो कि हमें समझनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट क्यों होती है? सिर्फ एवैस्कुलैरिटी ही एकमात्र कॉज नहीं है जिसकी वजह से कॉर्निया हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। उसके अलावा जो अरेंजमेंट होता है कॉर्निया में, लेमेली का जो लैटिस अरेंजमेंट होता है कॉर्निया, उसकी वजह से भी ट्रांसपेरेंट होती है। सेकेंड इज न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। कॉर्निया में भी ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहते हैं, जो केराटोसाइट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो
अब क्योंकि कोई भी अगर सेल ग्रो कर रहा होता है इट नीड्स न्यूट्रिशन, और अगर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, वो हमें पढ़ना होता है। थर्ड इज़ द परमिएबिलिटी। कॉर्निया कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों के लिए नॉन परमिएबल होती है। तो ये एक पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ कॉर्निया है। एंड फोर्थ इज द कॉर्नियल वूंड हीलिंग। एज वी ऑल नो कॉर्निया में 6 लेयर्स होती हैं। कुछ लेयर्स होती हैं विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू रीजनरेट जस्ट लाइक द एपिथेलियम लेयर, जबकि जो बोमेन्स लेयर होती है इट डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू रीजनरेट एंड इट हील्स बाय स्कारिंग। अगर कोई भी सिर्फ एक एपिथेलियल डिफेक्ट हुआ है कॉर्निया में इट विल हील विदाउट स्कारिंग, लेकिन अगर वो एपिथेलियल डिफेक्ट हमारे नीचे तक पहुंच गया है, उसने बोमेन्स मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया है, it will lead a permanent scar. So this was all about a brief overview of the physiology of cornea. Now let's talk about the physiology of the lens. Lens is also a transparent structure. उसकी transparency कैसे maintain होती है? अगर lens की transparency lose हो जाती है then what happens? As we all know cataract बनता है। दूसरा होता है लेंस का मेटाबॉलिज्म, और तीसरा होता है हमारे लेंस का अकोमोडेशन। Accommodation is change in the refractive power of the lens for the near vision, or why this accommodation decreases with age, right? अब इसके अलावा जो हमारा रिफ्रैक्टिव मीडिया बनाता है वो है हमारा एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो हमारा एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में फिल्ड रहता है। एंटीरियर चैम्बर में ज़्यादा अमाउंट होता है, पोस्टीरियर चैम्बर में बहुत ही मिनिमल अमाउंट होता है हमारे एक्वस ह्यूमर का। एक्वस ह्यूमर क्योंकि हमारा आई को फिल करता है तो आई बॉल इज़ अ सिस्टिक स्ट्रक्चर, तो वो वहाँ पर प्रेशर भी जनरेट करता है और वो आई बॉल का शेप भी मेंटेन करता है, राइट। तो एक्वस ह्यूमर एंड आईओपी। एक्वस ह्यूमर फिल करता है हमारा एंटीरियर चैम्बर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर। सेकेंड थिंग इट मेंटेन्स द आईओपी। एंड थर्ड इज कि एक्वस ह्यूमर एक तो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है इंट्राऑकुलर स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि कॉर्निया के एंडोथीलियम को, लेंस को। सबस्ट्रेट किस चीज़ के लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए। और उसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, उनको वो वॉश आउट भी करता है ना। तो इट प्रोवाइड्स सबस्ट्रेट एंड रिमूव्स मेटाबोलाइट्स। अब हम चलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ विजन पर। जो फिजियोलॉजी ऑफ विजन होता है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ द इनिशिएशन ऑफ विजन। अब इनिशिएशन ऑफ विजन में इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं फोटो ट्रांसडक्शन। फोटो ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है कि जो लाइट हमारी आई में पड़ी है उसको कन्वर्ट करना इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो फिजियोलॉजी ऑफ विजन में द फर्स्ट इज फोटो ट्रांसडक्शन। और ये जो फोटो ट्रांसडक्शन होता है दिस इज द वर्क ऑफ rods and cones. These are photo means light receptors. It receives light. Rods and cones are the photoreceptors which receives light and it transduces or convert light into electrical energy. Hence what they do phototransduction. Second is the processing and the transmission of this visual sensation. जो इमेज जो कि हमारी रेटिना परसीव करती है उसको ट्रैवल करना पड़ता है वाया द ऑप्टिक ट्रैक, काइज़मा पाथवे टू अप टिल द ऑक्सीपिटल और द विजुअल कॉर्टेक्स। तो प्रोसेसिंग ऑफ दिस इमेज एंड द ट्रांसफ़र ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द आई टू द विजुअल कॉर्टेक्स। और थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा विजुअल कॉर्टेक्स एंड द एसोसिएटेड एरिया, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, राइट। हेलो एवरीवन, अब हम बात करते हैं फोटो ट्रांसडक्शन की।
जो कि पहला स्टेप होता है इन दिस प्रोसेस ऑफ विजन, राइट। तो फोटो ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है? फोटो ट्रांसडक्शन में बेसिकली जो लाइट होती है वो हमारे रॉड्स और कोन्स पर पड़ती है, विच आर कॉल्ड एज द फोटो रिसेप्टर्स। और जब लाइट हमारे रॉड्स और कोन्स पर पड़ती है तो वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है जो कि ट्रैवल करती है along the cells of the retina, ganglion cells, amacrine cells, and then आगे वो चलती है इन द एक्सॉन्स जो कि ऑप्टिक पाथवे बनाते हैं और अल्टीमेटली वो रिले होती है हमारा विजुअल कॉर्टेक्स में और द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में। तो फर्स्ट स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द फोटोरिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कोन्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फोटो ट्रांसडक्शन। अब ये जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, तो जो कोन का जो पिगमेंट होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया गया है। जो सबसे ज़्यादा विजुअल साइकिल की जो स्टडी की गई है वो हमारे रोडोप्सिन पे होती है, विच इज़ द पिगमेंट ऑफ द रॉड्स। अगर हम लोग एक रॉड के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक आउटर सेगमेंट होता है और एक इनर सेगमेंट होता है और एक मेन सेल बॉडी होती है। ये रॉड का स्ट्रक्चर है। तो जो इसमें हमारा आउटर सेगमेंट होता है, इसमें हमारे ऐसे एक स्टैक ऑफ कॉइन, जैसे कि अगर हम सिक्का एक के ऊपर एक रख देंगे तो वो एक स्टैक ऑफ कॉइन्स के अपीयरेंस में हमारी ये स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है वो भरा होता है, राइट। तो दिस इज द आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड विच कंटेन्स द रोडोप्सिन पिगमेंट। अब ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है वो दो चीज़ों का बना होता है। सबसे पहले इस 11 सिस रेटिनल जो कि विटामिन ए का एल्डिहाइड है। एल अगर एंड में लगा है तो मीन्स दिस इज एन एल्डिहाइड। तो 11 सिस रेटिनल विच इज़ द एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, और एक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग ऑप्सिन कहते हैं। तो 11 सिस रेटिनल प्लस ऑप्सिन प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें मिलके बनाती हैं रोडोप्सिन, राइट। और इस पिगमेंट का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, दैट इज़ 500 नैनोमीटर्स, राइट। वो कितना होता है? वो 500 नैनोमीटर्स होता है। तो जब इस रोडोप्सिन पिगमेंट पर लाइट पड़ती है तो एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस चालू होते हैं, कैस्केड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस चालू होते हैं, जैसे कि हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो कुछ ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं जो कि फॉर मिली और नैनो सेकेंड्स बनते हैं, जैसे कि पैथोरोडोप्सिन, लूमिरोडोप्सिन, मेटारोडोप्सिन 1 and 2। और जब मेटारोडोप्सिन के बाद हमारा बनता है ऑल ट्रांस रेटिनल, राइट। तो ये जो ऑल ट्रांस रेटिनल होता है, जब ये कंपाउंड बनता है, ऑल ट्रांस रेटिनल नाम का ये जो कंपाउंड बनता है, तब हमारा जो ऑप्सिन प्रोटीन है वो उससे अलग हो जाती है। जब 11 सिस रेटिनल है, देखिए सिस और ट्रांस में मैं आपको बता दूं हम कैसे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C है, अगर ये C इधर है, ये C इधर है, तो ये सिस कन्फिग्रेशन है। सिस्टर्स दे आर ऑलवेज ऑन द सेम साइड। और अगर ये C डबल बॉन्ड C है, ये C इधर है, ये कार्बन इधर है, तो ये ट्रांस कन्फिग्रेशन होती है। तो जब 11 सिस रेटिनल कन्फिग्रेशन में हमारा एल्डिहाइड होता है तो ऑप्सिन प्रोटीन उसके साथ जुड़ी रहती है, बिकॉज आप मान के चलो जैसे कि वो सिस्टर्स हैं। लेकिन जब ये ऑल ट्रांस रेटिनल बनता है तो ऑप्सिन प्रोटीन जो है उसको वहाँ पर एडजस्ट करने की जगह नहीं होती, तो वो सेपरेट हो जाता है। और जब ये ऑप्सिन प्रोटीन सेपरेट हो जाती है तो व्हाट हैपेंस इज हमारा फोटो डिकम्पोजिशन होता है। एक ऑप्सिन प्रोटीन बनती है और एक ऑल ट्रांस रेटिनल बनता है, दो अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। जब ये अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं तो फिर उसके बाद एक NADH वहाँ पर लगता है। NADH बेसिकली एक एनर्जी प्रोवाइडिंग पॉकेट होती है या एक एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होता है। तो ये कन्वर्ट ऑल ट्रांस रेटिनल को कन्वर्ट करता है ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। फिर जो आइसोमरेज एंजाइम होता है वो ऑल ट्रांस रेटिनल को, क्योंकि वो आइसोमर्स हैं,
कन्वर्ट करता है ऑल 11 सिस रेटिनल में और ऑल ट्रांस रेटिनॉल को कन्वर्ट करता है 11 सिस रेटिनॉल में। फिर वहाँ पर NADH लगता है, 11 सिस रेटिनल बनता है और फिर जब 11 सिस रेटिनल बन जाता है तो ऑप्सिन को फिर से अपना सिस्टर लाइक फीलिंग आती है, फिर से उसके साथ एफिनिटी होती है और वो ऑप्सिन के साथ जुड़ जाती है और ये रोडोप्सिन बन जाती है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोडोप्सिन रीजनरेशन। तो जो फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है मीन्स ये जो हमारा रोडोप्सिन टूट रहा है, इट हैपन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जबकि ये जो रोडोप्सिन का रीजनरेशन होता है इट इज़ मतलब दिस प्रोसेस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लाइट। रोडोप्सिन का जो रीजनरेशन होता है वो लाइट में और डार्क में दोनों में बराबर होता है। तो इसमें अगर इस वाली वीडियो में कुछ भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे मैसेज में डाल दीजिएगा। आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज। थैंक यू।